And welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we are going to discuss past year questions from the chapter periodic classification. So this is another video related to this chapter. I have already uploaded much more videos related to this chapter, so you can watch it by visiting the playlist. So let's discuss the first question of today. And what is this? They have asked you that atom of 8 element named as A, B, C, D, E, F, G and H, which is given in the form of alphabet. So name of element is in form of alphabet, just you have to memorize that. Now have same number of electronic shell but different number of electrons in their outermost shell. यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके पास इन जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी पहले सवाल में ही डिस्कस किया था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में जो भी जानकारी है वो बताया गया है कि एक जैसे है। अगर मान लीजिए कि ए एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल जो है या फिर टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं तो बी के भी टोटल शेल्स 3 होंगे, सी के भी 3 और इस तरीके से सभी के 3 होंगे। मगर अगर मैं बात करूँ ए के सपोज 4 है तो फिर सभी के 4 होंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। मगर हम आउटर मोस्ट शेल की जब बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करती है वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बेसिक आउटर मोस्ट शेल जो है उन सबका एक ही होगा। मान लीजिए कि एक आउटर मोस्ट शेल 3rd है तो सभी के 3rd ही होंगे, मगर उसमें होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकती है। आइए बात करें आगे क्या बोला हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ये देखा गया कि एलिमेंट ए और जी जब कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, और ऐसे आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं जिसको कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सी वाटर से। अब सोच के देखो, समुद्र के पानी से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? वेल, इसका आंसर है नमक। यस, रॉक सॉल्ट या आप जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हो वो आप समुद्र के पानी से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो NaCl वो कंपाउंड होने वाला है प्राइमरली। अगर मैं बात करूँ फिर से इस क्वेश्चन की, तो ए और जी कंबाइन होकर बना रहे थे वो कंपाउंड जिनको क्या आयनिक कंपाउंड कह रहे थे, और मैं उसे कह रहा हूँ NaCl। अब NaCl में अगर आप देखोगे तो Na जो है वो एक एलिमेंट है और Cl अगला एलिमेंट है, और जो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे वो थे A एंड G। तो मैं अगर इस हिंट से A को Na बोल दूँ और G को Cl बोल दूँ तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सवाल में आगे बोला गया है ऑक्साइड जो है एलिमेंट ए और बी का वो बेसिक है नेचर में। अब समझो कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं। वैसे तो मैंने पहले बहुत बार इस बात को बताया, बट फिर भी ऑक्साइड का मतलब होता है जब कभी भी ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड, यानी कि बनने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं ऑक्साइड। तो ए का जो प्रोडक्ट बन के आएगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो ए का ऑक्साइड, और बी का जो प्रोडक्ट बन के आएगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो बी का ऑक्साइड, राइट। अब जो भी इनके ऑक्साइड्स है वो नेचर में बेसिक पाए गए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जो ई एंड एफ हैं उनके ऑक्साइड्स अगर आप देखोगे तो एसिडिक नेचर के हैं। जो ऑक्साइड एलिमेंट डी का है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो इन सारी जानकारी के बेसिस पे आपको कुछ सवालों का आंसर करना है। जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है, टू विच ग्रुप और पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू द लिस्टेड एलिमेंट बिलोंग। तो दिए गए सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप या किस पीरियड से बिलोंग करेंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो किया हो तो आपको इस सवाल का आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ए और बी की बात करेंगे तो वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। कैसे? आपके पास हिंट में ऑलरेडी ए के बारे में जानकारी मिल चुकी है। मैंने जैसा आपको समझाया, ए जो है वो सॉल्ट बना रहा था और सॉल्ट में ए क्या था? ए अपना Na था, राइट। अगर यहाँ पे मैं फिर से आपके लिए लिख दूँ तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था NaCl, जिसमें ए जो हमारा Na बन रहा था। अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, Na कहाँ मिलता है? इस जगह पे मिलता है। तो जहाँ पे भी Na मिला ना, आप इस पूरे पीरियड को मार्क कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट फिर यहीं से बिलोंग करने वाले होंगे, और इसका एक फुल प्रूफ रीजन मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए पहले तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ये वाला हमारा वो पीरियड होने वाला है। दिस इज द 3rd पीरियड, जिसका पहला एलिमेंट Na है और हमारे लिए Na एज अ क्वेश्चन ए बन रहा है। तो ए अगर एलिमेंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच इज गोइंग टू बी Na, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है यानी ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है 3rd पीरियड से, और ग्रुप के अकॉर्डिंग चलोगे तो 1st ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो देखो, बी बिलोंग करेगा ग्रुप 2 से। कैसे? देखो, मैंने आपसे कहा था कि आप मार्क कर लो इस सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ में अगला नंबर किसका आता है? Mg का आता है, और Mg क्या होगा हमारा? B होगा, क्योंकि अगर Na A है तो Mg होगा B, ठीक है। तो ये अपना B हो गया। अब ध्यान से देखो कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये B, ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप 2 से। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एलिमेंट सी कहाँ से बिलोंग करेगा। तो एलिमेंट सी बिलोंग करेगा ग्रुप 13 से। कैसे? समझिए इस बात को। देखिए, मैंने कहा था आप इस पीरियड को मार्क कर लीजिए। तो इसके बाद इस पीरियड में कोई एलिमेंट मिलेगा आपको? नहीं, सीधा सीधा आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जो कि आपके पास ये है एल्युमिनियम। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? अब यहाँ तो एल्युमिनियम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, पर सवाल में इसका नाम सी है, ठीक है। तो इसको आप सी लिख लीजिए, और ये सी बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 13 से।
13 की कुछ खास बातें, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि 13 ग्रुप की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इस ऑर्डर में 2 8 3, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, खास करके इसकी जो हमारा ये एलिमेंट बन के आ रहा है, यहाँ पे 13 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 283 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं सी एलिमेंट में। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। और इसी के साथ आगे बात करते हैं डी कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करेगा ग्रुप 14 से। सेम सक्सेसिव तरीके से आप आगे बढ़िए, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट हमारा डी हो जाएगा। यहाँ तो सिलिकॉन है मॉडर्न के अकॉर्डिंग, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डी है जो कि ग्रुप 14 से बिलोंग करेगा। मैं दोहरा देता हूँ इस बात को, ये केवल इत्तेफाक है कि इसका एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर सेम मिल रहा है। हो सकता था कि अगर मैं इस सपोज कीजिए कि हमें ये पीरियड फॉलो अप करने को मिलता तब भी ग्रुप 14 रहता, मगर एटॉमिक नंबर बदल जाता। तो ये जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंट दैट यू आर गेटिंग सेम एटॉमिक नंबर एज वेल एज सेम ग्रुप नंबर, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई एंड एफ के बारे में। ई और एफ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वापस आइए और आपको समझ आ जाएगा कि सक्सेसिव एलिमेंट यानी अगला फॉस्फोरस जो कि हमारा ई बनेगा, और सिलिकॉन जो सल्फर जो हमारा एफ बनेगा, वो बिलोंग करेंगे ग्रुप 15 और ग्रुप 16 से। यानी कि पीरियड तो सबके लिए एक है, बस ग्रुप सबके बदलने वाले हैं। तो ये बात समझ गए आप। चलिए, और भी कुछ खास बातें थी, जैसे कि आपसे बोला गया था जब कभी भी ई एंड एफ ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड ना वही बनाते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं खुद। इस बात को मैं दोहरा देता हूँ, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, इसको लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए कि नॉन मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड ही बनाएंगे, तो उनका नेचर होता है उनका नेचर होता है एसिडिक। और मेटल जब भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे शुरू में ए और बी ऑक्साइड्स बना रहे थे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये ऑक्साइड्स बना रहे थे तो ये मेटल्स हैं हमारे, सोडियम और मैग्नीशियम, और ये ए और बी भी है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इनके द्वारा बनाया गया ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बेसिक होगा। और नॉन मेटल के द्वारा बनाया गया ऑक्साइड क्या होगा, यस, वो होगा आपका बेसिक, नहीं वो होगा आपका एसिडिक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ लेना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कहाँ से बिलोंग करेगा। सक्सेसिव एलिमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, यानी इसके बाद सल्फर के बाद क्लोरीन आने वाला है। क्लोरीन बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 17 से, ठीक है, तो 17 ग्रुप का मेंबर हो गया। और लास्ट जो एलिमेंट है जो कि मेरे ख्याल से एच है, वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 18 से। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर था। चलिए दूसरे पे जंप करते हैं। विच वन ऑफ द 8 एलिमेंट इज लाइकली टू बी अ नोबल गैस। इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको नोबल गैस जैसा दिखता है? तो वेल इसका आंसर है, हमें H जो है वो नोबल गैस दिखता है। क्यों? आप आइए ज़रा पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाली सीरीज़ होती है 18th ग्रुप की, उसमें आने वाले सारे के सारे एलिमेंट नोबल गैस से बिलोंग करते हैं। और हमारा H जो हमारा H था, जिसको यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे तो आर्गन पाओगे, वो H जो है वो 18 ग्रुप का मेंबर है जो कि नोबल गैस है। इस बात को समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, जहाँ पे बोला गया है कि विच वन ऑफ द 8 एलिमेंट वुड हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होने वाला है? तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ए का एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब आप पीरियड्स के अलॉन्ग मूव करते हो, क्योंकि सारे मेंबर्स जो है हमें पीरियड्स में मिले हैं, तो ये इन पीरियड्स के अलॉन्ग अगर आप मूव करने की कोशिश करोगे तो साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? कॉपी पेन फिर उठाइए, मार्क कर लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आई अगेन रिपीट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे कि एक ही शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज छोटा हुआ, तो मुझे बताइए सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? Na का, क्योंकि इसका Na का तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनके कंपैरिजन में कम ही होता है। इस बात को समझ लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच 2 एलिमेंट अमंग्स दीज आर लाइकली टू बी अ नॉन मेटल। अब आपको कोई 2 एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिनके चांसेस नॉन मेटल होने के बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक बात तो पता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि जब ए और जी कंबाइन हो रहे थे तो क्या बना रहे थे ये सॉल्ट, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब सॉल्ट में जी वाला जो पार्ट था वो था Cl, और Cl जो होता है वो होता है नॉन मेटल। तो एक तो आपको समझ आ गया कि Cl होने वाला है आपका नॉन मेटल, यानी कि क्लोरीन। और क्लोरीन को हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? हम जी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक तो आपने ये आंसर ढूंढ लिया, और दूसरा हमारा जो नॉन मेटल होने वाला है वो होने वाला है ई एंड एफ, ठीक है। ई एंड एफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई क्या था? ए बी सी डी ई एन एफ, ये दोनों हमारे कौन से होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। तो क्लोरीन जो मैंने बताया वो भी गलत नहीं है,
मगर आपसे केवल 2 ही पूछे हैं, तो शुरू में जो 2 एलिमेंट्स मिल गए ना, नॉन मेटल के कैटेगरी में अगर आप आइएगा तो ये सारे के सारे नॉन मेटल है, बट आपको शुरुआत में 2 अच्छे नॉन मेटल कौन से मिल रहे हैं आपको फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, डोंट गेट कंफ्यूज, बट आपसे 2 पूछा, आप ये दोनों का नाम लिख दीजिए जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं ENF, लाइकली टू बी नॉन मेटल। ठीक है, लाइकली टू बी नॉन मेटल, जी तो डेफिनेटली नॉन मेटल है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं, क्या बोला हुआ है, विच वन ऑफ दीज 8 एलिमेंट इज लाइकली टू बी अ सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो सेमी मेटल होगा, मतलब कुछ जो है वो मेटल जैसा बिहेव करेगा, वैसे वो मेटलॉइड है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो डी वो एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड्स या सेमी मेटल जैसा बिहेव कर रहा है। कैसे, देखिए ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मैं डी की जब बात करता हूं तो डी है यहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है, डी है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है ना वो एक्चुअल में शेयर करके अपने आप को कंप्लीट करता है। जब बात करते हैं उसके स्टेबिलिटी की, तो शेयर कर रहा है, नॉन मेटल भी प्राइमरली शेयर कर लेते हैं, वो वैसे लूज भी गेन भी करते हैं। तो अगर आप इसके शेयरिंग वाले कैरेक्टर के बेसिस पे जाओगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि ना तो ये मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बीच का एलिमेंट हो गया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी में मेटालिक से बिहेव कर रहा है और कुछ नॉन मेटालिक से बिहेव करा रहा है, तो ये हो गया एक मेटलॉइड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप टेंडेंसी देखोगे, इसकी बिहेवियर देखोगे तो ये नॉन मेटल की तरफ ज़्यादा झुका होता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये वैसे तो मेटलॉइड्स है बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ये पोज करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर समझ आए होंगे। अब डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वैरी, यानी कि एलिमेंट की वैलेंसी कैसे वैरी करेगी जब आप ग्रुप में नीचे की ओर आओगे। आप यहाँ पे देखो, ये हमारा ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लो। फॉर इंस्टेंस मैं फर्स्ट ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट ग्रुप के सारे मेंबर। अब यहाँ पे वैलेंसी कैसे वैरी करेगी, सवाल यही है। वैलेंसी होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, दैट इज़ ऑल अबाउट वैलेंसी। तो इनकी वो वैलेंसी होती है, सबकी होती है +1, एक लूज़ करते हैं। तो क्या वैलेंसी वैरी करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन अ ग्रुप के अकॉर्डिंग वैलेंसी सेम रहने वाली है। मगर अगर यही सवाल आपसे पूछ ले कि गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अब बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो वैलेंसी का क्या होगा, तो आइए समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा जब आप बाएं से दाएं की ओर जाओगे। आपको इतना तो पता है कि भाई इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके में 3, इसके में 4। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो शुरू में जो वैलेंसी है वो इंक्रीज़ करती है, जैसे कि इसकी हो जाएगी +1, इसका +2, इसका +3। उसके बाद वापस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है तो वैलेंसी डिक्रीज़ कर जाएगा। तो पहले इंक्रीज़ करेगा और फिर डिक्रीज़ करेगा। समझ गए इस बात को? चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि इन द पीरियोडिक टेबल हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब आप पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो किस तरीके से बदलाव आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बाएं से दाएं की ओर जाऊं तो आपको समझ आएगा कि बाएं की ओर यानी कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि मेटल ज़्यादा है इस तरफ, और इस तरफ नॉन मेटल ज़्यादा है, वो गेन करते हैं। तो जब आप बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो जो एलिमेंट लूज़ करने वाले थे वो आपको कम मिलेंगे और गेन करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो लूज़ करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लूज़ करने वाले एलिमेंट्स डिक्रीज़ करते हैं। ये बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी एक ग्रुप की बात कर लूँ, सपोज इसी ग्रुप की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो शेल्स की संख्या बढ़ जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही मिलेंगे मगर संख्या बढ़ गई। जैसे मैं एग्जांपल दूँ लिथियम, तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड शेल में पाया जाता है, सोडियम के केस में थर्ड शेल में, पोटेशियम के केस में फोर्थ शेल में। तो जब शेल की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, और अगर दूर हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिपेक्ट हो जाता है, यानी निकल जाता है वहाँ से। समझ गए? तो लूज़ करने की कैपेबिलिटी नीचे वाले की ज़्यादा होती है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि उनको थोड़ा वक्त लगता है लूज़ करने में, न्यूक्लियस उस पर फोर्स लगा के बैठा होता है। तो इस बात को भी आप समझ गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब यहाँ पे मेरा साथ खत्म और आपको इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो एलिमेंट्स हैं, ईच हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आपको बताइए। विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आपको अपना आंसर रीजन के साथ समझाना है। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, एलिमेंट्स जो है उनके बारे में यहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर के साथ
कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आपको बताना है कि राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप 1। इनमें से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, उसका सिंबल लिखना है। ग्रुप 14 से बिलोंग करेगा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और फिर आपसे पूछा है कि स्टेट द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच दीज एलिमेंट बिलोंग्स। ठीक है, किस पीरियड से ये सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सबके रीजन में आपको एक प्रॉपर आंसर देना है। ठीक है, तो ये आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।